अपने भाई के कातिलों का पीछा करते करते यह लड़का एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां उसे अपने ही कुछ लोग गद्दार मिलते हैं। मजबूरन उसे उन्हें भी मारना पड़ता है, लेकिन इस सफर में उनके सामने एक ऐसा सच आता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, उसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पार्ट 2। रोस्को मॉलीबेथ की मौत के बाद उसकी बॉडी वहीं छोड़कर रीचर और ऑस्कर के साथ वहां से निकल जाती है। तीनों 911 पर कॉल कर देते हैं, लेकिन रुकते नहीं। उन्हें डर था कि कहीं अटलांटा पुलिस भी मार्ग्रेव पुलिस की तरह करप्ट न हो और क्लाइनर के लिए काम कर रही हो। रास्ते में रीचर की नजर फिर उस बेचारे कुत्ते पर पड़ती है। वह गाड़ी रोकता है और देखता है कि उसके मालिक ने उसके गले में बहुत टाइट कॉलर बांध रखा है। यह देखकर रीचर और ऑस्कर दोनों गुस्से में आ जाते हैं। जैसे ही उस कुत्ते का मालिक बाहर आता है, रीचर बिना देरी किए उसके मुंह पर एक जोर का घूंसा मार देता है और कुत्ते को अपने साथ ले जाता है। रोस्को रीचर को पॉल के घर छोड़ देती है। रीचर वहां से पॉल की बेंटली निकाल लेता है, क्योंकि उसकी पुरानी गाड़ी पर गोली के निशान थे और उसे हर जगह ले जाना सुरक्षित नहीं था। बाद में वह रोस्को के पास पहुंचता है। रोस्को अपनी गाड़ी साफ कर रही होती है, क्योंकि किसी ने उस पर गालियां लिख दी थी। रीचर तुरंत समझ जाता है कि यह काम जूनियर क्लाइनर और उसके दोस्तों का है। रीचर उन्हें एक होटल में ढूंढ निकालता है। शुरू में बात आराम से होती है, लेकिन कुछ ही देर में माहौल गर्म हो जाता है। रीचर तीनों की जबरदस्त पिटाई कर देता है। तभी रोस्को और ऑस्कर वहां आ जाते हैं। उसी वक्त मिस्टर क्लाइनर भी पहुंचकर सबको रोक देता है। वह ऑस्कर से कहता है कि रीचर को यहाँ से ले जाओ, लेकिन ऑस्कर उसका हुक्म मानने से मना कर देता है। तब एक बूढ़ा आदमी झूठी गवाही देते हुए कहता है कि पहले सब ठीक था, लेकिन रीचर के आते ही लड़ाई शुरू हुई। मिस्टर क्लाइनर उसकी तारीफ करता है। जाते जाते रीचर जूनियर क्लाइनर से कहता है, जल्दी ही फिर मुलाकात होगी छोटू। इसी बीच रोस्को के पास चीफ टील का फोन आता है। टील उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उसने जलाई गई गाड़ी की रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की थी। रोस्को परेशान हो जाती है, लेकिन रीचर कहता है कि अब वे अपना अधूरा जांच पूरा करेंगे। ऑस्कर बताता है कि मीटिंग वाले लोग अभी वापस नहीं आए होंगे। गैराज की तलाशी पहले ही हो चुकी है, इसलिए अब सिर्फ ग्रे की फाइलें ही बची हैं। रीचर रोस्को से पूछता है कि ग्रे ने उसे कभी कोई तोहफा दिया था। रोस्को बताती है कि जो बंदूक उसने रीचर को दी थी वह ग्रे का ही तोहफा था। तीनों ग्रे का बॉक्स चेक करते हैं। अंदर से उन्हें एक छोटी सी चाबी मिलती है। अब सवाल यह था कि यह चाबी किस चीज की है। रोस्को बताती है कि ग्रे ज्यादातर घर या पुलिस स्टेशन में ही रहता था। हफ्ते में सिर्फ एक बार बाल कटवाने जाता था। रीचर मजाक में कहता है, जिसके सिर पर इतने कम बाल हों उसे हर हफ्ते बाल कटवाने की क्या जरूरत। तीनों उस नाई के पास पहुंचते हैं। नाई एक बॉक्स निकालकर बताता है कि ग्रे ने यह रोस्को के लिए छोड़ा था और कहा था कि जब वह खुद इसे ढूंढते हुए आए तभी यह बॉक्स उसे दिया जाए। बॉक्स खोलने पर उसमें बहुत सारी फाइलें और दस्तावेज मिलते हैं। तीनों वहीं बैठकर उन्हें चेक करना शुरू कर देते हैं। रात काफी हो जाती है तो नाई उनके लिए सैंडविच भी बना देता है। फाइलें देखने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि क्लाइनर का पैसा सिर्फ बाहर नहीं जा रहा था, बल्कि बाहर से भी आ रहा था। खातों का हिसाब बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। रीचर को समझ आ जाता है कि क्लाइनर ने मार्ग्रेव के कई लोगों को पैसे देकर खरीद रखा है, ताकि अगर कोई उसके खिलाफ बोले तो पूरा शहर उसकी तरफ खड़ा हो जाए। रोस्को पूछती है कि आखिर क्लाइनर ने मार्ग्रेव ही क्यों चुना। तब रीचर मानचित्र पर समझाता है कि मार्ग्रेव की लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से नकली नोट आसपास के इलाकों में आसानी से फैलाए जा सकते हैं और रास्ते में पुलिस जांच भी बहुत कम होती है। ये बात समझते ही रोस्को को यकीन हो जाता है कि उसके अंकल ग्रे का मर्डर भी क्लाइनर के लोगों ने ही करवाया था। गुस्से में वह बाहर चली जाती है। तभी रीचर के पास नीगली का फोन आता है। वह बताती है कि उसके हाथ एक बहुत जरूरी जानकारी लगी है और उसे मेम्फिस आकर मिलने को कहती है। नीगली अपना सही पता नहीं बताती, लेकिन रीचर उसकी आदत जानता था। उसे पता था कि वह हमेशा बस स्टैंड और खाने की जगह के पास ही रुकती है। इसी अंदाजे से रीचर उसे ढूंढ लेता है। नीगली बताती है कि रीचर ने जितने भी लोगों के नंबर दिए थे उसने सबका पता लगाया, लेकिन उन सबको एक एक करके मार दिया गया था और उनकी लाशों को इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। रीचर कहता है, मेरे भाई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। नीगली समझ जाती है कि अब रीचर रुकने वाला नहीं। रीचर भी कहता है कि उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। जाते जाते नीगली उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। मजाक में वह बोलती है, तुम्हारे साइज को देखते हुए अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक साथ 2 दोस्त खो दिए। उधर रोस्को गुस्से में चीफ टील के पास पहुंच जाती है और उस पर हमला कर देती है। ऑस्कर बीच में आकर उसे रोकता है और समझाता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो टील उसके खिलाफ वारंट निकलवा सकता है या फिर उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऑस्कर रोस्को को सुरक्षा के लिए एक होटल में ले जाता है, क्योंकि उसका घर अब सुरक्षित नहीं था। रात को रीचर का फोन आता है। रोस्को बताती है कि पिकार्ड का कॉल आया था। उसने कहा है कि अगर वह पॉल की फैमिली की देखभाल के लिए नहीं गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए अब वह उनके पास जा रही है।
ऑस्कर कहता है कि ग्रे की फाइलों से हमें पूरी जानकारी नहीं मिली, इसलिए आज रात मैं खुद क्लाइनर के ऑफिस जाकर उसकी फाइलें चेक करूंगा। वैसे भी तुम जानते हो कि वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा। उसी रात ऑस्कर चुपके से क्लाइनर के ऑफिस पहुंच जाता है। वह बिल्डिंग की छत पर चढ़कर डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलता है और बिना किसी को पता चले अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वह क्लाइनर के ऑफिस में एंटर करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। किसी ने क्लाइनर का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया होता है। ऑस्कर हैरानी से कहता है, मतलब तुम वाकई बेगुनाह थे क्लाइनर। मिस्टर क्लाइनर की मौत के बाद ऑस्कर रीचर को सारी बात बताता है। रीचर तुरंत समझ जाता है कि अगर क्लाइनर का मर्डर हुआ है तो उसके पीछे कोई उससे भी ज्यादा पावरफुल आदमी होगा, जिसे यह पूरा ऑपरेशन खतरे में लगने लगा था। रीचर ऑस्कर से पूछता है कि कहीं उसने क्राइम सीन पर कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया। ऑस्कर कहता है कि वह दोबारा जाकर चेक करेगा, लेकिन अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकता क्योंकि उसे सब लोग पहचानते हैं। बेंटली भी वे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि इतनी महंगी कार हर किसी का ध्यान खींच लेती। इसी बीच ऑस्कर के पास चीफ टील का मैसेज आता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर टील बताता है कि मिस्टर क्लाइनर का मर्डर हो चुका है और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। ऑस्कर वहां जाने की बात करता ही है कि जूनियर क्लाइनर गुस्से में आ जाता है। वह ऑस्कर पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसके बाप की बदनामी की है। ऑस्कर कहता है कि वह सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। माहौल और खराब होता देख टील ऑस्कर को आदेश देता है कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता वह क्राइम सीन के पास भी नहीं जाएगा। उधर रीचर अपनी कार के शीशे काले करवाने मैकेनिक के पास जाता है। मैकेनिक कहता है कि काम में 3 दिन लगेंगे, इसलिए वह रीचर को तब तक अपनी गाड़ी दे देता है। दूसरी तरफ पिकार्ड रोस्को को पॉल की फैमिली के घर छोड़ता है। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रोस्को के पास थी। जाते वक्त पिकार्ड उसे हिदायत देता है कि दरवाजे बंद रखना और अगर जरा भी खतरा महसूस हो तो बिना सोचे वहां से निकल जाना। उधर रीचर और ऑस्कर छुपकर क्लाइनर के वेयर हाउस पर नजर रखते हैं। ऑस्कर को डर था कि कहीं मर्डर का इल्जाम उस पर न आ जाए। तभी रीचर की नजर क्लाइनर के भतीजे पर पड़ती है। वह कहता है, क्लाइनर की मौत को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और काम फिर से शुरू हो गया। जरूर ये नकली नोटों की सप्लाई लेकर जा रहा है। दोनों उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। उधर रात को रोस्को पॉल की फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। खाना खत्म होने के बाद उसे बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह फैमिली से कहती है, मैं देख कर आती हूँ, अगर मेरी चीख सुनो तो सीधा जंगल की तरफ भाग जाना। रोस्को धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ती है। वहाँ उसे एक कार दिखती है जिसमें 2 आदमी बैठे होते हैं। गलती से उसके पांव से आवाज हो जाती है और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। रोस्को अपनी जान बचाते हुए घर की तरफ दौड़ती है और जोर से चिल्लाती है, भागो। पॉल की फैमिली तुरंत जंगल की तरफ भाग जाती है। दोनों हमलावर उनका पीछा करते हैं, लेकिन रोस्को उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। आखिरकार वह दोनों हमलावरों को मार गिराती है और पॉल की फैमिली की जान बचा लेती है। इधर रीचर और ऑस्कर अब भी ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। देर रात ट्रक एक होटल के बाहर रुकता है और क्लाइनर का भतीजा एक कमरा लेकर अंदर चला जाता है। दोनों उसके रूम की लाइट बंद होने का इंतजार करते हैं। मौका मिलते ही रीचर ट्रक की छत पर चढ़ जाता है। उसे पता था कि वजन कम रखने के लिए ट्रक की छत पतली मेटल शीट की बनी होती है। वह छत काटकर अंदर देखता है, लेकिन ट्रक पूरी तरह खाली था। तभी क्लाइनर का भतीजा वापस आ जाता है और ट्रक को बड़ी बेचैनी से चेक करता है। उसकी टेंशन देखकर लग रहा था जैसे ट्रक में कोई बहुत कीमती माल हो। उसके जाते ही रीचर नीचे उतरता है और ऑस्कर से कहता है, ट्रक बिल्कुल खाली था। सुबह होते ही रोस्को अब भी पॉल की फैमिली को ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद उसे आखिरकार चार्ली और उसके बच्चे मिल जाते हैं। रोस्को उन्हें तसल्ली देती है कि अब फिलहाल कोई उनका पीछा नहीं कर रहा। वह बताती है कि थोड़ी दूर हाईवे है, वहाँ पहुँचते ही वे ज्यादा सुरक्षित होंगे। कुछ देर बाद सब एक रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। वहाँ रोस्को चार्ली से पूछती है कि क्या उसे पता था पॉल ने 1 साल पहले ही बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। चार्ली कहती है कि उसे सब पता था। फिर वह बताती है कि एक दिन मिस्टर क्लाइनर ने पॉल को बुलाया था। पॉल बहुत खुश था क्योंकि क्लाइनर इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी में काम करना उसके लिए एक सपना था। क्लाइनर ने उसे वेनेजुएला चलने और एक टेस्ट देने को कहा। उसने वादा किया कि अगर पॉल टेस्ट पास कर गया तो उसे बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी। पॉल टेस्ट पास कर लेता है। इसके बाद क्लाइनर कहता है, मुझे तुम जैसे ईमानदार लोग चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी सैलरी से 4 गुना ज्यादा दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा पार्टनर तुमसे मिलना चाहता है। दोनों एक अस्तबल में पहुंचते हैं। वहाँ क्लाइनर घोड़ों की तरफ इशारा करके कहता है, जब यह घोड़े यहाँ आए थे तो बहुत उछलते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें भी यहीं रहने की आदत पड़ गई। फिर वह अपना असली राज खोलता है। वह बताता है कि पॉल ने अनजाने में उसके इंटरनेशनल जाली नोट रैकेट का पैसा साफ किया है। अब वह भी इस जुर्म का हिस्सा बन चुका है। क्लाइनर कहता है कि वह इतनी बड़ी सैलरी इसलिए दे सकता है क्योंकि नकली नोट वह खुद छापता है। अब पॉल एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन था। अगर वह भागने की कोशिश करता तो उसे ढूंढ निकाला जाता और अगर पुलिस के पास जाता तो सालों तक जेल में रहना पड़ता। आखिर में क्लाइनर धमकी भरे अंदाज में कहता है, अब तुम सिर्फ अपना काम करते रहो, बाकी हर खतरे से मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। यह कहकर मिस्टर क्लाइनर वहाँ से चला जाता है और पॉल समझ जाता है कि वह एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस चुका है जहाँ से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। अस्तबल के दरवाजे दोनों तरफ से बंद कर दिए जाते हैं। रात को कुछ गुंडे एक आदमी को घसीट कर वहाँ लाते हैं। पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है, फिर उसके जिस्म में
कील ठोककर उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। यही खौफनाक मंजर देखकर पॉल को धमकी दी गई थी। उसके बाद उसके पास क्लाइनर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसी दौरान पिकार्ड रेस्टोरेंट पहुंचता है और रोस्को के साथ पॉल की फैमिली को अपनी कार में बिठाकर वहां से निकल जाता है। उधर रीचर पर भी एक किलर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। काफी देर तक हाथापाई चलने के बाद रीचर अपनी टाई से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। अगली सुबह स्टीवनसन और उसकी वाइफ घर में बात कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ पूछती है, मेरी कजिन और उसके हस्बैंड का कुछ पता चला? स्टीवनसन कहता है कि अभी तक कोई खबर नहीं मिली। टील ठीक से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने दे रहा। रोस्को को नौकरी से निकाल दिया गया है और ऑस्कर भी 2 दिन से गायब है। पुलिस स्टेशन में अब सिर्फ वह और बेकर ही बचे हैं। वह उदास होकर कहता है, मुझे लगता है पॉल और तुम्हारी कजिन या तो मर चुके हैं या बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। स्टीवनसन की वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। तभी उनके घर के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। उसमें से वही 4 किलर्स बाहर निकलते हैं और सीधा घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगले दिन रीचर और ऑस्कर मिस्टर क्लाइनर के फ्यूनरल में पहुंचते हैं। ऑस्कर अंदर चला जाता है जबकि रीचर कार में ही रुकता है। जूनियर क्लाइनर ऑस्कर को देखते ही भड़क उठता है। वह इल्जाम लगाता है कि उसी ने उसके अंकल का मर्डर करवाया है और धमकी देता है कि उसका भी वही हाल करे। फ्यूनरल के बाद दोनों मैकेनिक के पास अपनी कार लेने जाते हैं। मैकेनिक बताता है कि सिर्फ 2 शीशे ही काले हुए हैं। रीचर कहता है, कोई बात नहीं, ये पैसे लो और गाड़ी दे दो। तभी ऑस्कर के पास एक फोन आता है। खबर मिलती है कि स्टीवनसन और उसकी वाइफ दोनों का मर्डर हो चुका है। कातिलों ने पहले उसकी वाइफ को बुरी तरह टॉर्चर किया। स्टीवनसन को इस तरह बांधा गया था कि वह जिधर भी देखता उसे अपनी तड़पती हुई वाइफ ही नजर आती। रीचर अंदाजा लगाता है कि किलर्स उससे कोई बात उगलवाना चाहते थे। जब वह नहीं बोला तो दोनों को मार दिया। रीचर कहता है कि इस मर्डर के 2 मुमकिन वजह हो सकती हैं। पहली, स्टीवनसन पॉल का रिश्तेदार था और दूसरी, पिछले 2 दिन से रीचर और ऑस्कर गायब थे। किलर्स को लगा होगा कि स्टीवनसन उनके साथ मिला हुआ है। वह अफसोस से कहता है, काश वह वाकई हमारे साथ होता तो शायद हम उन्हें बचा लेते। इसी बीच चीफ टील बाहर आता है और ऑस्कर को नौकरी से निकाल देता है। वह उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, यह काम तुम्हारे बस का नहीं, इससे पहले कि तुम भी मर जाओ यहाँ से चले जाओ। फिर टील रीचर को भी क्राइम सीन से निकलने की धमकी देता है। बाद में ऑस्कर कहता है कि सीनियर ऑफिसर होने के नाते उसे स्टीवनसन के माँ बाप को उनके बेटे और बहू की मौत की खबर देनी होगी। उधर बेकर को शक होने लगता है कि शायद इन सब मर्डर्स के पीछे रीचर का ही हाथ है, लेकिन रीचर उसकी बात का सीधा जवाब देता है। वह कहता है, जब रोस्को पर हमला हुआ मैं उसके साथ था और जब मेरे भाई और जो को मारा गया तब मैं फ्लोरिडा में था। फिर रीचर उल्टा बेकर के दिमाग में शक का बीज बो देता है। वह कहता है, मैं ही अकेला आउटसाइडर नहीं हूँ, ऑस्कर भी सिर्फ 1 साल पहले यहाँ आया है। बेकर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद रीचर नए कपड़े खरीदने जाता है और साथ ही एक तेज धार वाला चाकू भी ले लेता है। रात को वह पॉल के घर पहुंचता है। सबसे पहले टीवी की आवाज बहुत तेज कर देता है। फिर अपने चेहरे पर काली स्याही लगाकर पूरी तैयारी कर लेता है। उसे यकीन था कि अगर बेकर सच में किलर्स के साथ मिला हुआ है तो आज रात जरूर कोई उसे मारने आएगा। दूसरी तरफ ऑस्कर मिसिसिपी पहुंचकर स्टीवनसन के माँ बाप को उनके बेटे की मौत की खबर देने जाता है। इसी वक्त 4 किलर्स पॉल के घर पहुंच जाते हैं। उनमें जूनियर क्लाइनर भी शामिल था। एक ड्राइवर बाहर कार में रहता है जबकि बाकी 4 घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन रीचर घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर झाड़ियों में छुपा हुआ था। सबसे पहले वह चुपके से ड्राइवर को मार गिराता है। अंदर किलर्स हर रूम की तलाशी लेते हैं लेकिन रीचर कहीं नहीं मिलता। तब रीचर बाहर से कार की हेडलाइट्स फ्लैश करता है। एक किलर ड्राइवर को देखने बाहर निकलता है और रीचर उसे भी खामोशी से खत्म कर देता है। फिर वह चुपके से घर के अंदर घुसकर तीसरे किलर को भी मार देता है। उसके बाद चौथा किलर भी उसके नए चाकू का शिकार बन जाता है। आखिर में सामना होता है जूनियर क्लाइनर से। यह फाइट आसान नहीं थी। जूनियर क्लाइनर भी काफी ताकतवर था और रीचर को जबरदस्त टक्कर देता है। लड़ते लड़ते दोनों स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार रीचर उसे पूल के अंदर ही मार गिराता है। फाइट खत्म होने के बाद रीचर घर के अंदर जाता है और अपने चेहरे की स्याही साफ करता है। फिर वह अपने भाई जो की लिखी हुई स्लिप देखकर रोस्को को फोन करता है। तब उसे सबसे बड़ा राज समझ आता है, जो सालों से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि गैंग नकली नोट छापने के लिए खास कागज कहां से लाती है। रीचर बताता है कि अमेरिका के हर डॉलर नोट का साइज एक जैसा होता है। अगर असली नोट की इंक हटा दी जाए तो वही असली सिक्योरिटी पेपर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉल छोटे बिजनेस, कैसिनो और लोकल दुकानदारों से पुराने छोटे नोट इकट्ठा करवाता था। गैंग उन नोटों की इंक हटाने के लिए डायटोमेशियस अर्थ और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करती थी। इसी वजह से क्लाइनर बहुत ज्यादा जानवरों का चारा और कुछ खास इंडस्ट्रियल सामान मंगवाता था ताकि किसी को शक न हो। उसके बाद वे उसी असली पेपर पर नए नकली नोट छाप देते थे। वे सिर्फ 1990 के दशक से पहले वाले डॉलर नोट्स इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनमें मॉडर्न मैग्नेटिक सिक्योरिटी स्ट्रिप नहीं होती थी और जब नकली नोट तैयार हो जाते तो उन्हें ट्रकों में भरकर अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाता था।
रोस्को कहती है कि पुलिस के पास जाने से पहले उनके पास नकली नोटों का पक्का सबूत होना चाहिए। रीचर उससे कहता है, यह काम मुझ पर छोड़ दो, तुम अभी कहाँ हो? रोस्को बताती है कि वह पिकार्ड के घर पर है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर फोन रख देते हैं। इसके बाद रीचर ऑस्कर को फोन करता है और कहता है कि सुबह पैट जॉबलिंग के घर मिलना। लेकिन तभी ऑस्कर के होटल के बाहर कुछ गुंडे आ पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही ऑस्कर घबरा जाता है और कहता है, 3 हथियारबंद आदमी मुझे मारने आए हैं। रीचर तुरंत पूछता है, गाड़ी रूम के सामने ही खड़ी की है? ऑस्कर हाँ में जवाब देता है। रीचर उसे तुरंत प्लान बताता है। सबसे पहले टीवी की आवाज पूरी तेज करने को कहता है। फिर पूछता है कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। ऑस्कर बताता है कि शायद 60s या 70s की बिल्डिंग है। रीचर कहता है, तो कोई तेज चीज उठाओ और साथ वाले रूम की दीवार तोड़ दो। ऑस्कर बिल्कुल वैसे ही करता है। किलर्स के पहुंचने से पहले वह दीवार तोड़कर अगले रूम में निकल जाता है। फिर होटल से बाहर आकर अपनी कार लेकर भाग जाता है। जाने से पहले वह किलर्स की गाड़ी के टायर भी पंक्चर कर देता है। बच निकलने के बाद ऑस्कर रीचर का शुक्रिया अदा करता है। अगली सुबह दोनों पैट जॉबलिंग के घर पहुंचते हैं, लेकिन रात को किसी ने पूरे घर को आग लगा दी थी। खुशकिस्मती से उस वक्त घर में कोई नहीं था। रीचर समझ जाता है कि आग इसलिए लगाई गई थी ताकि कोई भी वहां जांच करे तो उसे कोई सबूत न मिले। फिर रीचर ऑस्कर को बताता है कि पिछली रात उसने पॉल के घर पर 5 किलर्स को मार गिराया था, जिनमें जूनियर क्लाइनर का भतीजा भी शामिल था। तभी अचानक रीचर के दिमाग में एक बात आती है। वो कहता है, हमने पैट जॉबलिंग के नए घर का गैराज चेक किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स के घर का नहीं। दोनों तुरंत पैट जॉबलिंग के माँ बाप के घर पहुंचते हैं और गैराज की तलाशी लेते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें नोटों से भरा हुआ एक बॉक्स मिल जाता है। यही वह सबूत था जिसकी उन्हें तलाश थी। रीचर ऑस्कर से कहता है कि पिकार्ड को फोन करो और उसे वहीं बुलाओ जहां उन्होंने जैगुआर छोड़ी थी। वह बॉक्स लेकर खुद भी वहां निकल पड़ता है। रास्ते में नीगली का फोन आता है। वह बताती है कि इस पूरे रैकेट में एक FBI एजेंट भी शामिल था, जिसने बिना जांच के केस बंद कर दिया था। बाद में उस एजेंट की कैंसर से मौत हो गई, लेकिन उसका एक साथी अब भी जिंदा है और इसी गैंग के साथ मिला हुआ है। तभी रीचर उस जगह पहुंचता है। वह नीगली से कहता है, मुझे उस आदमी का नाम पता चल गया है। उसका नाम पिकार्ड है और पिकार्ड उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। पिकार्ड और टील मिलकर रीचर की गन और उसका चाकू छीन लेते हैं। जूनियर क्लाइनर धमकी देता है, अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे दोस्त ऑस्कर का दिमाग उड़ा दूंगा। ऑस्कर पिकार्ड से कहता है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। पिकार्ड ठंडे अंदाज में जवाब देता है, दोस्ती से ज्यादा कीमती पैसा होता है। उसके बाद जूनियर क्लाइनर रोस्को की वीडियो दिखाता है। वीडियो में रोस्को बताती है कि उसे और पॉल की फैमिली को बंदी बनाकर रखा गया है। क्लाइनर कहता है, जो हम कहेंगे वही करना होगा, लेकिन रीचर साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं जिम्मे जानता हूँ तुम उन्हें वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। टील मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल सही, रोस्को और ऑस्कर तो मरेंगे ही, लेकिन अगर तुमने हमारी बात मान ली तो शायद पॉल की फैमिली बच जाए। तब रीचर जूनियर क्लाइनर को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। लेकिन जूनियर क्लाइनर एक ऐसा राज खोलता है जो सबको हिला देता है। वह कहता है, अपने बाप को मैंने खुद मारा था। उसके बाद वह कबूल करता है कि स्टीवनसन, पैट जॉबलिंग, रीचर के भाई जो का मर्डर भी उसी ने करवाया था। फिर वह रीचर को एक डील देता है, पिकार्ड को साथ लेकर पॉल को ढूंढ कर लाओ। अगर सुबह 6 बजे तक तुम्हारा फोन नहीं आया तो रोस्को और पॉल की फैमिली सब मर जाएंगे। मजबूरन रीचर और पिकार्ड पॉल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में रीचर कहता है, जब मुझे पता ही नहीं कि पॉल कहाँ है तो मैं बिना वजह गाड़ी क्यों घुमाता रहूं। पिकार्ड कहता है, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। रीचर एरिया का मैप निकालता है और पेंसिल से अलग अलग जगहों पर निशान लगाने लगता है। वह सोचता है कि अगर उसे खुद छुपना होता तो वह कहाँ जाता। कुछ देर बाद वह कहता है, पॉल ऑगस्टा में होगा। उसके हिसाब से पॉल इतनी दूर जरूर गया होगा कि किलर्स उसे न ढूंढ सकें, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि जरूरत पड़ने पर अपनी फैमिली के पास वापस न आ सके। पिकार्ड उसे धमकी देता है, कोई चालाकी मत करना। रीचर शांत होकर कहता है, अगर तुम अचानक मुझे मारोगे तो शायद कामयाब हो जाओ, लेकिन अगर मुझे पहले से पता चल गया कि तुम मुझे मारने वाले हो तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। यह कहकर रीचर जानबूझकर गर्म कॉफी पिकार्ड पर गिरा देता है और यहीं से फाइनल टक्कर की शुरुआत होती है। रीचर रेस्टोरेंट से निकलते वक्त चुपके से एक फोर्क अपने पास छुपा लेता है। बाहर आते ही वह उस फोर्क को पिकार्ड की गाड़ी के पिछले टायर में घुसा देता है। उधर ऑस्कर को पुलिस स्टेशन लाया जा चुका था, जहां बेकर उससे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था। कुछ देर बाद दिन ढल जाता है। सफर के दौरान रीचर कहता है, लगता है एक टायर की हवा निकल गई है, चेक करना पड़ेगा। दोनों गाड़ी साइड में रोक देते हैं। पिकार्ड रीचर को हुक्म देता है, जल्दी उतरो और टायर बदलो, लेकिन गाड़ी की डिक्की में हथियार रखे थे। मौका देखते ही रीचर एक गन उठा लेता है और दोनों गाड़ी के अलग अलग तरफ छिप जाते हैं। पिकार्ड कहता है, अगर सुबह 6 बजे तक जूनियर को मेरी आवाज नहीं मिली तो वह सबको मार देगा। रीचर शांत होकर कहता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो पॉल कभी नहीं मिलेगा। इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। फिर वह एक प्लान बताता है, एक गिनूंगा तो दोनों अपना गन वाला हाथ ऊपर करेंगे, 2 पर गन डिक्की पर रख देंगे और 3 पर दोनों खड़े हो जाएंगे। रीचर सीधा उस पर गोली चला देता है। उसे पता था कि रोस्को और बाकी सबको बचाने के लिए पिकार्ड का
जिंदा रहना जरूरी नहीं था। इसके बाद रीचर अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की मदद से पॉल को ढूंढ निकालता है। रास्ते में वह पॉल को बताता है कि गैंग सबको खत्म कर देना चाहती है, बिल्कुल उसके भाई जो की तरह। फिर वह सबसे बड़ा सच बताता है, ये सारे मर्डर जूनियर क्लाइनर कर रहा है, उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। दोनों पॉल के घर पहुंचते हैं। रीचर पॉल से कहता है कि वह बाहर ही रुके क्योंकि अंदर का मंजर देखकर वह टूट जाएगा। उधर पुलिस स्टेशन में ऑस्कर के फोन पर एक मैसेज आता है। बेकर मैसेज पढ़ने लगता है। उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है, झुक जाओ। अगले ही पल रीचर तेज रफ्तार से गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा देता है और बेकर को टक्कर मार देता है। वह हंसी के साथ ऑस्कर से कहता है, चल छोटू, तुझे लेने आया हूँ। तब तक पॉल भी वहाँ पहुँच जाता है। ऑस्कर तुरंत वेपन्स लॉकर खोलता है। रीचर, ऑस्कर और पॉल अपनी पसंद के हथियार चुन लेते हैं। इसी बीच नीगली भी आ जाती है और अपनी राइफल उठा लेती है। सब लोग नाई के घर पहुँचते हैं। पॉल वेयरहाउस का पूरा नक्शा बनाकर बताता है क्योंकि वही इकलौता आदमी था जो उस जगह को अच्छी तरह जानता था। सब मिलकर अंदाजा लगाते हैं कि रोस्को और पॉल की फैमिली को कहां बंदी बनाकर रखा गया होगा। थोड़ी देर बाद वे वेयरहाउस के पास पहुंचकर दूर से पूरी जगह का जायजा लेते हैं। रीचर पॉल को गन देते हुए कहता है, अगर जरूरत के वक्त ट्रिगर नहीं दबा पाओगे तो गन का कोई फायदा नहीं। वक्त आए तो बिना हिचकिचाहट गोली चला देना। फिर वह गाड़ी से पेट्रोल निकालकर एक कैन में भर लेता है। ऑस्कर मजाक में अपना कोट उतार देता है और कहता है कि वह इसे खून से गंदा नहीं करना चाहता। रीचर हंसकर बोलता है, इतनी जबरदस्त बॉडी अब तक छुपाकर क्यों रखी थी। वेयरहाउस के अंदर रोस्को अपना अंगूठा तोड़कर हथकड़ी से आजाद हो जाती है। फिर वह चार्ली का हौसला बढ़ाती है। रीचर कभी हार नहीं मानता, वह हमें बचाने जरूर आएगा। अटैक शुरू होने से पहले ही नीगली अपनी स्नाइपर राइफल से बाहर खड़े 2 गार्ड्स को एक के बाद एक गिरा देती है। उसी वक्त रीचर भी वेयरहाउस के पिछले गेट के नीचे पेट्रोल डाल देता है। वह पॉल से कहता है, जैसे ही आग लगेगी हम अंदर घुसेंगे, तुम सीधा अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकल जाना। जैसे ही रीचर आग लगाने लगता है, ऑस्कर मजाक में कहता है, रुको, स्टाइल से सिगरेट तो पीने दो। एक कश लेने के बाद ऑस्कर ही पेट्रोल को आग लगा देता है। पल भर में वेयरहाउस में अफरा तफरी मच जाती है। टील सबको आग बुझाने का ऑर्डर देता है। इसी बीच रीचर और ऑस्कर अंदर घुस जाते हैं और हर तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। पॉल अपनी वाइफ चार्ली को आवाज लगाता है। चार्ली चीखकर कहती है, पहले बच्चों को बचाओ। रीचर रोस्को और चार्ली को आजाद कर देता है। रोस्को भी गन उठा लेती है और लड़ाई में शामिल हो जाती है। सबसे ज्यादा दुश्मन नीगली गिरा रही होती है। चार्ली बाहर जाकर पॉल से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन तभी पिकार्ड वापस आ जाता है। वह मरा नहीं था, सिर्फ जख्मी हुआ था। वह ऑस्कर पर फायरिंग शुरू कर देता है। उधर टील रोस्को पर हमला करता है। रोस्को के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अपने अंकल ग्रे का बदला। आखिरकार वह टील को गोली मारकर खत्म कर देती है। आखिर में ये लोग अपने सभी दुश्मनों को खत्म करके वेयरहाउस से बाहर निकल आते हैं। इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।